नमस्कार दोस्तों। रोग कम तो नहीं और बढ़ जाएगा, वैद्य नादान नकली दवाई न हो। हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ियां, कैद से इस कदर भी रिहाई न हो। सामने सत्य जिसकी बढ़ाई करो, पीठ पीछे उसकी बुराई न हो। तो कमोबेश यही स्थितियां हैं कि आज जब जिस तरीके से हालात बनाए गए हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो चिंता पैदा। हम G20 का सम्मेलन कर रहे थे, दुनिया में अपनी बहुत बड़ी हम वो दिखा रहे थे कि हमसे बड़ा वैद्य नहीं है, हमारे पास ही सब चीज का इलाज है और हम ही विश्व गुरु। और इस दिखावे के लिए हर 20 मीटर से लेके 50 मीटर के बीच में एक नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई थी। हालात इस कदर थे, अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया जाए, चुनावी उसका दिखाया जाए, लगे कि ये चुनाव अभियान है, प्रचार अभियान चल रहा है। और इसका नतीजा क्या, जो 990 करोड़ रुपए G20 का आयोजन हुआ, उसमें 4100 करोड़ रुपया खर्च हो गया। आप समझिए, जितना रुपया खर्च हुआ है उतने रुपए में 10,000 घर बना करके दिल्ली जिन्हें ढका गया है वो दिया जा सकता था। जाने क्या क्या और हो सकता था। लेकिन साहब, यह फिक्र किसी के हित की कहां है। वह आयोजन भी हो जाता और घर भी लोगों को मिल जाते, पक्के घर मिल जाते, उल्टा स्थायी व्यवस्था हो जाती, गंदगी सदैव के लिए साफ होती और उन्हें भी अच्छे घर मिल जाते। लेकिन हमारी सरकार तो बहुत महान है, उसके लिए अपने से ज्यादा कुछ भी नहीं। वजह क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के जो आराध्य हैं नाथूराम गोडसे, उनकी नीति चली जाती है, नष्ट कर दो, खत्म कर दो जो नहीं समझ में आता है, और जो आता है उसे गले लगा। इस तरह तो नहीं होता है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की आवाज का सम्मान किया जाता है, चाहे वह पक्ष की आवाज हो या विपक्ष की आवाज हो। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत थी। लेकिन आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष तक को डिनर पे नहीं बुलाया गया, लेकिन अपने जो दलाली करते हैं, देश की दलाली करते हैं, उनको बुलाया गया। तो आप समझिए, इस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया, जिस तरीके से किया, वह अपने आप में चिंताजनक है। सरकार ने G20 बैठक कर ली, बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा हो गई, उससे नतीजा क्या निकला? आपने पर्यावरण और उसको लेकर के तमाम प्रस्ताव की बात की। ये जितने प्रस्ताव आप कहते हैं पास हो गए, उस हर बार पास हुए, लेकिन उनमें इंप्लीमेंट कितने हुए यह भी देख लीजिए। उन्हीं देशों ने उसका उल्लंघन किया है जिन्होंने पास किया, वह भी सामने है। और यही नहीं, जिस तरीके से आप अपने आप को सम्मान बताने की कोशिश करते हैं, आपके साथी, आपकी स्थिति, आपका दर्द और आपका डर सब सामने आ जाता है। मीडिया के सामने तो आपकी आने की हिम्मत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं सकते। तो ये जब नहीं कर सकते हैं तो हो क्या रहा है? हिंदुस्तान की तस्वीर समझने वाली, मणिपुर में जो हुआ है इस समय, वह अपने आप में शर्मनाक है। 2 दिन में वहां जो हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संसद के पिछले सत्र में कहा था कि अब वहां शांति स्थापित होने लगी है, वहां पर बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाणक्य और न जाने क्या क्या, अमित शाह ने। और स्थिति क्या है, उससे बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। स्थितियां जो है वो बताती है कि वहां पर कोई चीज सामान्य नहीं, लुट रहा है, पिट रहा है और न जाने क्या क्या।
इस तरह के हालात अपने आप में चिंता पैदा कर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई, किस तरीके से चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की गई, और वह हुआ। हो क्या रहा है, जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, उसके बाद में महिलाओं को पुलिस के सामने अपने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा कि आपने तो यह हालत कर दी है, जब यूं ही हमारी आबरू लूटनी है, यूं ही हमारे बच्चों को मार दिया जाना है, तो ठीक है हम नग्न हो जाते हैं। आप सोचिए, कोई महिला इस स्थिति में कब आती है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो अपने आप में उस हालत में आ जाती है कि अब उसका कोई नहीं बचा। यह हालत आपने की है। अपने देश में कोई महिला कहे कि अब हमारा कौन हमें बचाने वाला है, तो वो हालत आपने करी है। और उसके नतीजे क्या है? नतीजे ये हैं कि नफरत बढ़ी है, घोटाले बढ़े, और न जाने क्या क्या बढ़ा। और घोटालों की बात करें तो आपको G20 का घोटाला आपको सामने आ गया। 2700 करोड़ रुपए का जो ठेका दिया गया था, जिसमें पूरी व्यवस्थाएं करनी थी, और उस का घोटाला आ गया कि साहब ड्रेनेज सिस्टम तो बनाया ही नहीं, और उसके कारण पूरी दुनिया में बदनामी हुई कि हिंदुस्तान में जो भारत मंडपम में जहां कार्यक्रम हुआ वहां पानी भर गया, छोटी सी बारिश में, वो भी नहीं वो बर्दाश्त कर सकता है। तो यह आपका सत्य है। और सत्य यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या, आप देखिए, जल जीवन मिशन जो आपने बनाया, उस मिशन में जिस तरीके से 3100 करोड़ रुपए का, सॉरी 31,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, आप सिर्फ घोटालों की सरकार है या घोटाले ही सिर्फ आपके लिए? तो इतने बड़े घोटाले आप अंजाम दे रहे हैं, और लगातार दे रहे हैं, ये एक नहीं है, लगातार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुए। इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व है, जिसकी आप बात करेंगे, यदि हिंदुस्तान में जो सिर्फ आरोप लगे घोटालों के, उन सब के अमाउंट को जोड़ लीजिए 1947 से लेकर 2014 तक, और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के एक दो घोटालों को जोड़ लीजिए, तो साहब उससे ज्यादा बड़े घोटाले हो गए सिर्फ इसी से। और सारे घोटाले का जोड़ लेंगे तो भारत की जीडीपी के बराबर घोटाले हो गए। इस हालत में इस आदमी ने, इस शख्स ने इस देश को झोंक दिया है। कैग की रिपोर्ट्स बताती हैं किस तरीके से हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल लगातार खुल रही, और जम्मू कश्मीर का यह 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला अपने आप में चिंताजनक। आप ये समझिए, इसके बाद आप बात क्या करते हैं, महंगाई की स्थिति क्या हो गई। सिर्फ अगस्त महीने में जो खाने की थाली है वो 24% महंगी हो गई है। तो इस दशा में आपने खड़ा कर दिया है। लूट की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री के मित्र पूंजीपति इस देश में हर इंस्टीट्यूशन को, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें लूट रहे हैं, और उस लूट का रिकॉर्ड बन चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि जिस तरह से त्रासदी है, सब कुछ है, उन पे आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, चर्चा नहीं करेंगे? क्योंकि साहब वो तो आपके लोग कर रहे हैं, और जब आपके लोग कर रहे हो तो फिर कहेंगे क्या? तो इस तरह की स्थिति है। और जिस तरह की स्थिति किया है आपने, लगातार आपकी हरकतें जिस तरीके से, वो हमें शर्मसार करती हैं। हमें शर्मसार करती हैं जिस तरीके से हमारे देश के लोगों की, बच्चों की, सबकी सुरक्षा बाधित हुई है, और तमाम सारी चीज। अब आपने एक और किया है कि सेना के जवानों का कैसे आप इस्तेमाल करें अपने चुनाव के लिए। आप करते रहे,
कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी किसी नाम पे। अब आपने एक सेना ने फरमान जारी किया है अपने जो सैनिक हैं कि आप छुट्टी पे जाएंगे तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार घर घर जाके करेंगे, या आपकी ड्यूटी में शामिल होगा। मतलब आप इस देश में कराना क्या चाहते? आप इस देश को झोंक रहे हैं, सिर्फ चुनावी बना दिया है आपने। चुनाव के अलावा आप कुछ न समझते हैं न जानते हैं, यही आपका सत्य है। और इस सत्य के ही कारण ये स्थिति है। और इसीलिए कई सारे लोग डिबेट के दौरान जब भी हम कभी कोई बात आपको बताते हैं, चीजें बताते हैं, तो तमाम लोग कहते हैं आप राहुल गांधी को क्यों चर्चा करने लगते? आप बताइए ना, राहुल गांधी के अलावा कौन ऐसा लीडर है जो आपकी इन सारी खामियों को लेके, इन भ्रष्टाचार को लेके, इन सारी चीजों को लेकर के सवाल उठाता है? राहुल गांधी आज तक 2015 से यदि जोड़ेंगे तो आज तक सिर्फ 22 बार विदेश गए हैं, लेकिन आपने कैसे प्रचारित किया है कि जैसे राहुल गांधी विदेश में ही बैठे रहते हैं। और वो हर बार गए हैं तो किसी न किसी प्रोग्राम को लेके गए हैं, जैसे अभी गए हुए हैं जो 4 देशों की यात्रा पर, उसमें जिस तरीके से वो तमाम जगह जाके लेक्चर दे रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में और दूसरी जगह में, सोसाइटीज में, सिविल सोसाइटीज के साथ में, पार्लियामेंटेरियंस के साथ में, सबके साथ में, तो वो है एक चर्चा है, ये किसी भी विद्वान उसको करनी चाहिए। लेकिन आप तो कर नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है उस तरह की चर्चा, तो आप इस तरह से झूठ फैलाते। उसके अलावा राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उन्हीं नॉलेज के कारण बोलते हैं, क्योंकि वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, खुद भी समझते हैं और वहां समझाते भी। तो यह वजह है कि वो इकोनॉमी से लेके हर विषय पर पारंगत हैं। वो बताते हैं और जो बताते हैं वही सत्य साबित होता है। इसलिए राहुल गांधी की बात करता हूं। मैं इसलिए राहुल गांधी की बात करता हूं क्योंकि वो जो कहते हैं वो तथ्यात्मक होता है, सत्य होता है, और इस देश के लिए जरूरी है। आज आप न मानिए, लेकिन बाद में आपको वही मानना पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी जरूरी, इसलिए उन पर चर्चा जरूरी। और वो निर्भीक होकर के सवाल भी उठाते हैं, लड़ते भी हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, देश के लिए, देशवासियों के लिए, आपके हकों के लिए। और उस चक्कर में वो खुद झेलते हैं, अपनी कष्ट झेलते हैं। यदि आप इसके बाद भी नहीं समझते हैं तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। कल मैंने जो आपसे चर्चा की थी, उस चर्चा के दौरान मैंने वीर अब्दुल हमीद का जिक्र किया था, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने में बड़ा काम किया अपनी शहादत देकर। आपको जानकारी के लिए बताऊं, इस कोविड के दौरान उनके बेटे, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, मेरे कानपुर शहर की बात, उनके बेटे की तड़प तड़प के मौत हो गई थी अस्पताल में, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया था। और रामनाथ कोविंद तक ये बात कही गई थी, लेकिन कोई इलाज में मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। यह हालत है, किस बात का आप सम्मान देंगे? मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया कि अंग्रेजों से, तो मैंने तारीख और सब कुछ सही बताया था, तो जल्दी में चर्चा में निकल गया, तो तमाम लोग उसे पकड़ने लग रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है। तमाम वार्ताओं चीज होती है। और इसके बाद में कुछ लोग आपसी नफरत में इतने जल चुके हैं कि नफरत फैलाने का काम करते हैं। भाई, हम आप बैठे हैं नफरत खत्म करने के लिए, फैलाने के लिए नहीं बैठे। हमें नफरत खत्म करनी है, कम करनी है, लोगों में भाईचारा स्थापित करना है, उसकी बात करनी। और जब ये भाईचारा स्थापित होगा तब आपका हित होगा, नहीं तो सब बर्बाद होगा। कोई कहता है ब्राह्मणवाद, कोई कहता है मनुवाद, कोई कहता है कुछवाद, कोई दलितों को गाली देता है, कोई पिछड़ों को गाली देता है, कोई अल्पसंख्यकों को गाली देता है। साहब, गाली न उनको दीजिए न उनको दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे आप करिए, नहीं लगता है मत करिए। गाली देने का अधिकार किसी को नहीं, कोई किसी को नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने कल जब चर्चा की वहां पेरिस की यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वेद की बात की, उन्होंने उपनिषद की बात की, उन्होंने गीता की बात की। निश्चित रूप से तीनों ये महान ग्रंथ हैं और इन ग्रंथ में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है। जो लिखा है वो अक्षरशः सही है, क्योंकि
जिसने पढ़ा है वेदों को, गीता को, उपनिषद को, वो कहेगा कि उसमें कहीं नहीं कहा गया किसी अन्याय के लिए आप वो कीजिए, साथ दीजिए। अन्याय से लड़ने की बात कही जा रही है और सभी को समान हक देने की बात कही जा रही है। हक की बात, वेद कहता है कोई जाति नहीं होती है, हर कोई अपने वर्ण का निर्माण अपने संस्कारों द्वारा करता है। बिल्कुल सही करता है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं वो हूं, इसमें क्या बुराई है? किसी से कोई ऊंचा है कोई नीचा है ये नहीं बताया जा रहा। और इसी तरीके से उपनिषद। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जिस नफरत की राजनीति करते हैं, तो उसके लिए उन्हें वेद और उपनिषद और इनको किनारे कर देते हैं। वो चर्चा दूसरी चीजों की करते हैं जिनमें नफरत आती है। वो मनु संहिता की बात करते हैं, वो तमाम उसकी बात करते हैं। तो साहब, किसी को ना ब्राह्मणों को गाली देने का हक है, न दलितों को गाली देने का हक, न किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को गाली देने का हक। हर कोई अपने अपने में खुश रहे, एक दूसरे का सम्मान करे। नहीं कर सकता है तो चुप रहे। यही तो राहुल गांधी सिखाते। वो कहते हैं एक होकर के रहो। यदि आप रहते तो ये स्थिति नहीं होती। आज मैतेई और कुकीज की लड़ाई का कारण यही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का कारण यही है, हिंदू सिख की लड़ाई का कारण यही है, हिंदू ईसाई की लड़ाई का कारण यही। और यदि हम कालांतर में देखेंगे तो उस वक्त में जैन और हिंदू लड़ रहे थे, बौद्ध और जैन लड़ रहे थे, और फिर बौद्ध और हिंदू लड़ रहे थे। तो आप ये समझिए, इसी तरीके से करके सारी चीजें की जाती। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदू धर्म क्या है, ये सनातन धर्म है, ये है। तो फिर भाई एक चीज जान लीजिए, ना सनातन धर्म है ना हिंदू धर्म। ये तो हिंदू धर्म तो इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी के इधर का क्षेत्र, हिंदू कुशा पर्वत श्रृंखलाओं के इधर का क्षेत्र कहा गया, वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के लोगों का धर्म हिंदू है। यह एक आधार था, ना कि कोई वो है। चूंकि यहां पे वो थे इसलिए यह बात कही गई, लेकिन यहीं पे द्रविड़ भी थे। अब यदि वो अपनी बात करते हैं तो आप उनसे नफरत करने लगते हो, यूं नहीं होता है। आपको समाज को एक करना होगा और वास्तविक समस्या क्या है उससे लड़ना होगा, ना कि आपको धर्म से लड़ना होगा या किसी जात से लड़ना होगा। आपको लड़ना है समस्याओं से जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नफरत हो, दूसरी और तमाम समस्याएं, और हमारे बहू बेटियों और सबकी जो इज्जत का सवाल, आदिवासियों के हक मारे जाने का सवाल, इन सब मुद्दों पे लड़ने की जरूरत है। और राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को केंद्रित करते हैं। अभी भी जब मैं अभी चर्चा शुरू कर रहा था तो जम्मू कश्मीर के उस घोटाले के बारे में मैंने जब बात की तो गलती से मैं शुरुआत में 3100 या 31,000 बोल गया, वो 13,000 था। मैंने दोबारा में सही किया। बहुत बार है ऑनलाइन हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कई चीजें निकल जाती हैं, तो उसे कर, उसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि घोटाले हो रहे हैं, उसमें बड़े हग अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं। और यही नहीं, इस तरह से देश में हर जगह जिस तरीके की स्थिति बना दी गई, तो नरेंद्र मोदी सरकार को आप पहचानिए। वो यही चाहती है कि आप इन मुद्दों पे लड़ें और अपना आप लड़ते रहिए नफरत की लड़ाई, और इन मुद्दों को जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें भूल जाइए। राहुल गांधी कहते हैं कि जनता के मुद्दों पे लड़िए, ये नफरत खत्म कीजिए, यह है अंतर। और राहुल गांधी उन जो ये घोटाले भ्रष्टाचार कर रही है मोदी सरकार, उसको केंद्रित करते हैं। अब मोदी सरकार पर्दा डालने के लिए झूठ बोलती है, मक्कारी दिखाती है, तो इसलिए प्लीज सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच को आगे बढ़ाना जरूरी है। यदि इस तरह से करेंगे तो ना आप स्वतंत्र रह पाएंगे ना हम रह पाएंगे। लड़ाई बड़ी है, कठिन है, इसे लड़ना हो। जय